एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। यू नो व्हाट, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर में हमने बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तारीफ़ ही करी है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस कुछ सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं अपने इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक दैट इज़ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो अलगी हो, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ह्यूमन बींग्स अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमको डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं बल्कि हमारे फ़ायदे का ही काम करके देते हैं हमको। लेकिन अब बारी आती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरा साइड देखने की भी। अभी तक हमने इनका पॉजिटिव रोल पढ़ा था, अब हम बात करते हैं इनके एक नेगेटिव रोल की। डरने की बात नहीं है क्योंकि इन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमको इन्फेक्शन या डिसीज़ कॉज कर ही ले। कैसे? तो हम अगर प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो कई हद तक हम अपने आप को अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से जो है सेफ रख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और कैसे इनकी एंट्री को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज करते हैं। चलो, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम पैथोजेंस भी बोल सकते हैं, एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकते हैं? तो उस हवा से जो कि हम ब्रीथ करते हैं, जो हम इनहेल करते हैं, उस पानी से जो हम पीते हैं, या उस खाने से जो हम खाते हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि भैया अगर एयर से भी इन्फेक्शन हो सकता है, पानी से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो खाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर आखिर हम करें क्या? हम खाएं तो खाएं क्या, हम पिए तो पिए क्या, है ना? हम ब्रीथ करें तो करें क्या, क्योंकि हर जगह तो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस हैं ही। आखिर हम कर क्या सकते हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे हम अपने इस टॉपिक में प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने आप को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। द डिसीज़ causing microorganisms can also get transmitted by direct contact with an infected person or a carried through an insect। अब अभी ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, ऊपर वाली लाइन में, कि इन्फेक्शन हमें कैसे हो सकता है, हवा से, पानी से या वाटर से, फूड से। अब इस सेकेंड लाइन में हमसे बोला जा रहा है कि डिसीज़ या कोई भी इन्फेक्शन हमें डायरेक्टली अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसेक्ट या कोई ऐसा एनिमल जो कि उस पैथोजन को कैरी कर रहा हो, अगर उस हम कैरियर के कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो हमारे घर में जब किसी को सर्दी ज़ुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, अगर घर में किसी एक को सर्दी ज़ुकाम हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सर्दी ज़ुकाम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होता है तो मम्मी पापा को बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है ना? अगर माँ को सर्दी ज़ुकाम होता है तो बच्चे के भी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक घर में रहते हैं ना, तो कंटिन्यूसली जो है हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में भी आते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन ने जिन जिन चीज़ों को छुआ है उसके कांटेक्ट में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब बैठ के जो है ना टीवी देख रहे हैं, है ना, बिंज वॉच कर रहे हैं। अब हुआ क्या, रिमोट जो है किसी घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को जो है सर्दी ज़ुकाम हुआ है, उसने जो है रिमोट से चैनल चेंज किया है या वॉल्यूम बढ़ाई है, ठीक है। अब उसी रिमोट को आपने बिना सैनिटाइज किए, आपने एक किसी हेल्दी पर्सन ने जो है इस रिमोट को छू लिया। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन ने रिमोट टच किया था, उसके टच के कारण रिमोट पे जो है पैथोजेंस आकर के चिपक गए इन्फेक्टेड पर्सन से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अब पैथोजेंस उसकी बॉडी से निकल करके
मल्टीप्लाई होकर के रिमोट तक आ गए, ठीक है। अब इसी रिमोट को किसी हेल्दी पर्सन ने उठा लिया, अब उसने उठाया तो वो पैथोजेंस उसके हाथ पे चिपक गए। अब आपने क्या किया, आपने जो है ना अपने बाल ठीक करे, आपने जो है ना अपना फेस ठीक किया, तो वो पैथोजेंस हम क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली, या उसी हाथ से हमने उठा करके कुछ खा लिया, चिप्स खा लिए, तो वो जो पैथोजेंस है वो कहाँ चले गए, इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर चले गए, है ना। और बॉडी के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली इन्फेक्शन तो कॉज करेंगे ही। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ने एक हेल्दी पर्सन को जो है डिसीज़ को ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन कैसे किया, तो एक आप बोल सकते हो कि रिमोट के थ्रू, यानी कि डायरेक्टली कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आया था, है ना। ये नहीं कि दोनों भाई बहन जो है ना गले मिल रहे थे या आपस में खेल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी चीज़ के थ्रू इन्फेक्शन जो है आप बोल सकते हो कि फैला, या इन्फेक्शन आप बोल सकते हो, या पैथोजन आप बोल सकते हो कि ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें इन्फेक्शन को जो है आप बोल सकते हो कि बढ़ा देती हैं। कि घर में एक किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, अब अगर आपने जो है प्रॉपर हाइजीन का, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा, तो फिर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे सबको है ना एक के बाद एक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वायरल फीवर का भी यही होता है कि घर में अगर एक किसी को आया है तो बाकी लोगों को आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर व्हेन पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एक्सेट्रा एंटर आवर बॉडी, दे कॉज डिसीजेस, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई अगर हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। अ पर्सन हु हैज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इन हिज बॉडी इज सेड टू बी अन इन्फेक्टेड पर्सन। अभी जो मैं इन्फेक्टेड पर्सन बार बार ये टर्म ले रही थी, इस इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब है उसकी बॉडी में, उसी को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन। और जिसकी बॉडी में नहीं है उसको हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चीज क्या है, दीज माइक्रोबियल डिसीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम अन इन्फेक्टेड पर्सन, AN लगा लेना यहाँ पे, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। एक वर्ड आपकी बुक में दिया गया है जो कि है कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम लोग जो है ना इन्फेक्शियस डिसीजेस भी बोलते हैं, है ना। ट्रांसमिसिबल डिसीजेस भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे इन्फेक्शंस या ऐसे डिसीजेस जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं एक से दूसरे को, है ना। या बोल सकते हो कि कंटेजियस हैं, कि फैल सकते हैं वो। देखो, डिसीजेस की भी ना दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेस और एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्लास 9th में जाकर के आप इन चीज़ों का डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एक आप बोल सकते हो ना कि फाउंडेशन, ये जो बेसिक्स है वो क्लियर करना अभी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज और दोस्त, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वो इन्फेक्शियस होते हैं, कंटेजियस होते हैं, ट्रांसमिसिबल होते हैं, कि एक किसी से दूसरे इंसान को, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी इंसान को हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, खाने पीने के थ्रू, है ना। कुछ चीज़ें जो है ना शेयर करना, फूड आइटम्स वगैरह, या आप बोल सकते हो कि रिमोट वगैरह शेयर करना, ये डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है कि हैंड शेक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया कम्युनिकेबल डिसीजेज का। इसके बाद में कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी होती हैं जो कि एक से दूसरे किसी को, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर जो है कोई इन्फेक्शियस, कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। अगर एक कैंसर पेशेंट है और उस कैंसर पेशेंट की सब लोग जो है देखभाल कर रहे हैं तो बाकी किसी को नहीं होगा। अगर किसी की बॉडी में ट्यूमर है तो वो जो ट्यूमर है वो तो आप बोल सकते हो कि पेशेंट है ही, लेकिन उस पेशेंट की बॉडी में ट्यूमर होने से किसी दूसरे को कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके कांटेक्ट में जाने से किसी और को ट्यूमर हो जाएगा, किसी हेल्दी पर्सन को ट्यूमर हो जाएगा। अगर किसी एक पेशेंट की बॉडी में जो है ना, किसी पर्सन की बॉडी में आप बोल सकते हो कि कोई ऑर्गन जो है ना फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, है ना, तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, ऐसा नहीं होता है कि उसके घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको किसी बात का खतरा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो कि फैलते नहीं हैं। अगर एक किसी को हुए हैं तो उसी को रहेंगे, बाकियों को नहीं फैलेंगे। उस इन्फेक्टेड पर्सन या उस पेशेंट से तो बिल्कुल नहीं फैलने वाले, ठीक है। अदर किसी कॉज से हो जाए तो हो जाए, बाकी नहीं होता है। चलो, इन कम्युनिकेबल डिसीजेज द डिसीज कॉजिंग जर्म्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, एन एनिमल और द एनवायरनमेंट टू अनदर ह्यूमन बीइंग। कम्युनिकेबल डिसीज में क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से निकल के कहाँ जाते हैं, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जाते हैं। कैसे जा सकते हैं,
तो एनिमल के थ्रू, यानी कि वही कैरियर वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। जैसे कि हमारे जो मस्किटोज होते हैं, है ना, वो अगर मैं बात करूँ एनोफिलीज की, तो वो क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, है ना। वो मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट का कैरियर होते हैं। वो मलेरिया, क्योंकि वो प्रोटोजोआन से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, तो हमारे जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो होता है वो क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डेंगू की, तो डेंगू हम बोलते हैं कि डेंगू का भी एक कैरियर होता है जिसको हम कहते हैं एडिस मस्कीटो। तो एडिस मस्कीटो क्या करता है, डेंगू के वायरस को कैरी करता है, ठीक है। तो एनिमल के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी हो सकता है, और तो और बाकी एनवायरनमेंट के थ्रू भी जो पैथोजेंस हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से निकल करके हेल्दी पर्सन तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, चलो देखते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, tuberculosis, malaria and AIDS. For example, the disease called common cold spreads by breathing air containing pathogens. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में एक किसी को सर्दी जुकाम है तो दूसरों को भी होना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, एक ही बंद कमरे में बैठ के जो है ना सब लोग टीवी देख रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो होगा क्या भाई, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो सांस लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो जब वो इनहेल करेगा तब तो ठीक है, जब एक्सहेल करता है, तो जब हम एक्सहेल करते हैं ना तो हमें वो चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ हम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी एक्सहेल करते हैं। अब वो दिखता नहीं है हमें क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। क्या बोला मैंने कि जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने पर हम कार्बन डाइऑक्साइड तो अपनी बॉडी से हटाते हैं, लेकिन कुछ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी हम रिलीज़ करते हैं जो कि हमें दिखती नहीं है। अब हुआ क्या, अगर किसी पर्सन को सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है, तो जैसे ही वो एक्सहेल करेगा, सांस छोड़ेगा बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स निकालेगा, और उन ड्रॉपलेट्स में, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में जो जुकाम कॉज करने वाले जो पैथोजन हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे बाहर, तो एयर में आ जाएंगे बाहर। उसी एयर में तो आप भी या कोई हेल्दी पर्सन भी बैठ के सांस ले रहा है। तो सपोज इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ बैठा है, उसने एक्सहेल किया, पैथोजन उसने बाहर निकाल दिए, ठीक है, पैथोजन जो है हवा में आ गए। अब यहाँ पे कोई हेल्दी पर्सन बैठा है, हेल्दी पर्सन ने क्या किया, सेम हवा को जो है इनहेल किया। तो जब वो इनहेल करेगा तो एयर के साथ साथ वो जो पैथोजन है जो कि ऑलरेडी हवा में आ चुके हैं वो उसको भी इनहेल कर लेगा। तो पैथोजन कहाँ चले गए, हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले गए और वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो कहने को तो आप बोल सकते हो कि हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, कोई हैंडशेक नहीं हुआ था, है ना, कोई हग वगैरह कुछ नहीं किया था, और ना ही जो है ना कुछ चीज़ें शेयर करी थी, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो गया। कैसे हो गया, तो एयर के थ्रू हो गया। आई आपको बात समझ में। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स और GIF से समझाने की कोशिश करी गई है कि कैसे जो है ना इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि इस बच्चे को जो है सर्दी जुकाम हुआ है ना, हाथ से ही जो है ना सब पोंछ लिया, प्रॉपरली नैपकिन वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, है ना, हैंकी वगैरह यूज़ नहीं किया है, और उसी हाथ से जो है पेरेंट्स ने जो है बच्चे को छू लिया, तो वो इन्फेक्शन जो आप बोल सकते हो जो पैथोजन है वो कहाँ चले गए, पेरेंट्स के हाथों में चले गए, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी हो सकता है इन्फेक्शन। फिर अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि प्रॉपरली जो है ना हाथ में पैथोजन चिपके हुए हैं और उसी हाथ से जो है ग्लास, आप बोल सकते हो कि दरवाजे का जो नॉब है, जो हैंडल है वो छू लिया, अब उस हैंडल को और भी कई सारे लोग छू रहे हैं, हो गया इन्फेक्शन उनको, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिससे कि इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि छींका जा रहा है स्नीजिंग के दौरान पे, स्नीज जब हम छींकते हैं, भाई सर्दी जुकाम में तो छींक आना बहुत ही ऑब्वियस होता है। तो जब हमने छींका, अगर हमने अपने माउथ को कवर नहीं किया हाथ से या किसी टॉवल से या हैंकी से या नैपकिन से, तो क्या हो गया, पैथोजेंस पूरी हवा में आ गए, ठीक है ना। जिम वगैरह जब हम जाते हैं, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिसीज़ हो रहा हो आपको, तो ज़रूरी है कि आप खुद को आइसोलेट कर लें। क्या हो रहा है, जिम जा रहे हैं, जिम जाने से क्या हो रहा है, तेज तेज सांस ले रहे हैं तो पैथोजन बॉडी के बाहर जा रहे हैं, और ये पैथोजन कहाँ जाके मिक्स हो रहे हैं, एयर में। एयर को कौन इनहेल कर रहा है, हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी पर्सन में भी इन्फेक्शन आ जाएगा। तो हमेशा बोला जाता है कि जब भी इन्फेक्शियस, भाई नाम ही जब बोल रहा है इन्फेक्शियस डिसीज़ का कि हाँ हम इधर से उधर जा सकते हैं, फैल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन अपने आप को जो है आइसोलेट कर ले, हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखे, है ना। द कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे फैल सकता है, बाय ब्रीदिंग द एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। बारिश के मौसम में बहुत मना किया जाता है कि बाहर का खाना पीना मत खाओ। क्यों, क्योंकि जो है ना बारिश के टाइम पे आप देख सकते होंगे कि मक्खियाँ बहुत आती हैं, ठीक है।
अब मक्खियों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि मक्खियाँ जो है ना अपनी बॉडी पे बहुत सारे मक्खियाँ जो हैं वो तो गंदगी में भी बैठती हैं और आपका जो खाना है जिसको आप खाने वाले हो है ना उस पे भी जाके बैठ जाती हैं। अब जब वो गंदगी में जाकर के बैठती हैं तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे जो है पैथोजेंस चिपक सकते हैं। अब सेम मक्खी अगर आपके खाने पे आकर के बैठ गई तो क्या होगा, तो वो जो पैथोजेंस होंगे वो आपके खाने में चले जाएंगे। कुक्ड फूड जो कि ऑलरेडी पका हुआ खाना है, बिल्कुल जिसको खाना बाकी है, उस खाने में आकर के बैठ जाएंगे और जब वो आप खाना खाओगे तो इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, पैथोजन एंटर कर जाएंगे और जो है बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें लॉस किसका हुआ भाई? आप मक्खियों को बोल तो नहीं सकते हो कि सुनो तुम अभी कचरे पे बैठ के आई हो तो तुम हमारे खाने पे नहीं बैठ सकती, ऐसा तो नहीं होगा। उसका जहाँ मन, आपको तो ये भी नहीं पता रहेगा कि जो मक्खी आपके खाने पे आके बैठी है, जो आपकी प्लेट में आकर के बैठी है, वो कहाँ से उड़ के आई है, कि किसी एक्सक्रीटा पे बैठ के आई है या किसी वेस्ट पे बैठ के आई है, कि एग्जैक्टली वो आई कहाँ से है, कि वो पैथोजन कैरी कर रही है या नहीं कर रही है, हमें कुछ नहीं पता रहता। तो बारिश के टाइम पे बोला जाता है कि बाहर का खाना स्पेशली मत खाओ, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना मक्खियाँ बहुत होती हैं, ठीक है। और ये मक्खियाँ हमारे खाने को, हमारे आप बोल सकते हो कि ड्रिंक्स को कंटेमिनेट करते हो। जब हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और अंदर जाएंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, मच्छर ने काट लिया तो हो गया इन्फेक्शन। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स एंड, आपको अगर ध्यान होगा तो हमेशा बोला जाता है कि एक बार जो नीडल एक पर्सन को लगा दी गई है उस नीडल को उसी समय जो है ना फेंक दिया जाना चाहिए, डिस्कार्ड करा जाना चाहिए। जब दूसरा इंसान आता है तो उसको नेक्स्ट नीडल लगानी, मतलब नई नीडल लगानी चाहिए, सेम सिरिंज जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? जब भी खून देने की किसी को बारी आती है, यानी कि ब्लड डोनेशन की बारी आती है, या अगर हम बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, कई बार आपने सुना होगा कि अगर किसी की एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरा पर्सन आकर के उसको अपनी एक किडनी देता है, तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात हुई है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हुई कि एक किसी का ब्लड दूसरे बीमार व्यक्ति को जो है ना चढ़ाया जा रहा है। तो जब भी ब्लड डोनेट की बात आती है या ऑर्गन डोनेट की बात आती है तो हमेशा जो है ना एक दो टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि करवाए ही जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस और दूसरा होता है एड्स, ठीक है ना। हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करूं तो हेपेटाइटिस, ठीक है ना, जिस वर्ड के आगे भी वर्ड आए टिस, TIS, टिस मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है और हेपेटिक का मतलब होता है आपका लिवर, ठीक है। तो हेपेटिक मतलब कि लिवर और टिस मतलब कि इन्फ्लामेशन। तो ये एक ऐसा डिसीज़ होता है जिसमें लिवर, आप बोल सकते हो कि उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, यानी कि लिवर में स्वेलिंग आ जाती है। अब हमारा जो लिवर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। खाने में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें हेल्पफुल होता है। तो बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके रिमूवल में हेल्प करता है। तो लिवर का कुल मिलाकर के बोला जाए तो लिवर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब लिवर में किसी तरह की बीमारी आ जाती है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो जाता है, लिवर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ऑब्वियसली बात है लिवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हेपेटाइटिस के भी कई टाइप्स होते हैं, A होता है, B होता है, C होता है, ठीक है। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है तो हमेशा हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया ही जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस है, और एक चीज़ और है कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आने में ना कई साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि सर्दी जुकाम हुआ है तो आज इन्फेक्शन हुआ है, 2-3 दिन बाद सिम्टम दिखाई देने लगे। हेपेटाइटिस बहुत चोरी छुपे आता है बॉडी में, ठीक है। बहुत ही जनरल सिम्टम्स आते हैं, हमको लगता है कि अच्छा पेट दुख रहा है ना, खाना ठीक से पच नहीं रहा, तो कोई जनरल ऐसी दवाई ले ली, हो गया काम। हेपेटाइटिस की सिम्टम्स डेवलप होने में टाइम लग जाता है। तो कई बार इंसान को पता भी नहीं रहता कि उसके अंदर हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन है, और फिर भी जो है ना वो ब्लड डोनेशन के लिए या ऑर्गन डोनेशन के लिए जाता है। तो जब भी डोनेशन की बारी आती है तो हमेशा चेक किया जाता है कि पर्सन को कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हेपेटाइटिस होगा तो ब्लड जब जाएगा उसका किसी पेशेंट के पास तो उस पेशेंट को भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैथोजेंस जो है वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स हम सबको पता है कि कैसे होता है। ये एक वायरल डिसीज़ होता है, HIV वायरस, जो कि इन्फेक्शन एड्स को कॉज करता है, ठीक है। तो एड्स के पेशेंट के साथ भी यही कहानी है। अगर जैसे कि मैंने सिरिंज वगैरह की बात करी है, अब अगर एड्स पेशेंट को जो है ना सपोज़ कोई वैक्सीन लग रही है या किसी भी तरह का इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सिरिंज ली, नीडल घुसा दी।
अब उस नीडल में उस एड्स पेशेंट का ब्लड लग गया। अब अगर सेम सिरिंज उठा करके आप किसी हेल्दी पर्सन में लगा दोगे तो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट था उसका ब्लड कहाँ आ जाएगा, एक बिल्कुल हेल्दी पेशेंट के अंदर जो है चला जाएगा। भले ही थोड़ा सा गया लेकिन गया तो ना, और उस ब्लड में HIV वायरस होगा, है ना, और वो HIV वायरस एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके घर में अगर आपको या किसी और फैमिली मेम्बर्स को, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जब भी कहीं आप किसी भी तरह के वैक्सीनेशन या इंजेक्शन के लिए लेकर के आओ, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो भी सिरिंज, जो भी नीडल उनको लगाई जा रही हो वो बिल्कुल नई हो। ये नहीं कि उसको जो है ना रीयूज़ कर रहे हो, हम किसी और को लगा करके आए हो और उसी नीडल को जो है किसी और हेल्दी पर्सन की बॉडी में डाला जा रहा हो। हमेशा नई होनी चाहिए, पैकेट हमेशा आपके सामने ही नर्स फाड़े, डॉक्टर फाड़े, तभी आप उसको यूज़ करवाइएगा, ठीक है। तो by physical contact with an infected person or by using articles of an infected person such as towel, clothes, bed, utensils, etc. कि एक गिलास से पानी जो है ना पूरा परिवार पी रहा है, एक किसी को सर्दी जुकाम हुआ उसी के जूठे गिलास से आपने भी पानी पी लिया तो आपको भी सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप सभी को हमको पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। द कॉमन कोल्ड डिसीजेज स्प्रेड बाय ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। द डिसीज कॉल्ड कॉलरा स्प्रेड्स बाय टेकिंग इन्फेक्टेड वाटर और फूड। कॉलरा जैसे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये एक फूड आप बोल सकते हो कि स्टमक इन्फेक्शन टाइप का ही होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग वगैरह होती है ना। बैक्टीरियल डिसीज़ होता है और ये कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड खाने या पानी से। The disease called malaria spreads through insect bites, mosquito bites, and the disease called AIDS, अच्छा इसको AIDS कर लेना, ठीक है ना, इसको आप क्या कर लोगे, AIDS. The disease called AIDS spread by sharing infected injection needles or through physical contact या sexual contact with an infected person, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब इतनी सारी बातें तो हमने कर ली, अब आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि भैया अब करे तो करे क्या, खाना खाओ तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, पानी पियो तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस लो तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, करें तो हम करें क्या। चलो देखो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस कि कैसे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। सम ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द अकरेंस एंड स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर गिवन बिलो। A person suffering from the common cold should always cover his mouth and nose with a handkerchief while sneezing so that microorganisms do not get into the air. We should also keep a safe distance from the person having common cold. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी छींकने वगैरह की बात आती है, छींकने खांसने की, तो हमेशा अपने माउथ को कवर करो, है ना, हैंकी से करो या नैपकिन से करो या कुछ नहीं तो कम से कम हाथ से ही कवर कर लो ताकि जो पैथोजेंस है वो बाहर हवा में ना जा पाएँ, ठीक है। और वैसे भी एक सेफ डिस्टेंस जो है ना मेंटेन रखना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन को, क्योंकि अगर नहीं भी कोई इंसान छींक रहा है, खांस रहा है, तो भी तो जब वो एक्सेल करेगा, है ना, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो पैथोजेंस जो है ना जब आप एक्सेल करते हो तो उसके थ्रू बाहर आ सकते हैं। We should keep our food covered to protect it from getting infected by flies. We should also drink clean and safe water. हमेशा अपने खाने पीने की चीज़ों को कवर करके रखो, है ना, प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, और उस अगर टाइम है खाने में तो उसको तब तक कवर कर लो, ये नहीं कि खुला पड़ा है। और पानी भी जो है ना हर कहीं का नहीं पीना चाहिए, अपने घर का फिल्टर्ड प्योरीफाइड वाटर ही पीना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग मस्किटो नेट्स ओवर our beds while sleeping, but by putting fine wire mesh on doors and windows or by using mosquito repellent creams and devices. तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि मच्छरों से काटने से जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो इसके लिए क्या करो, मच्छरों को घर में ना आने दो, है ना, उसके लिए डोर्स और विंडोज़ वगैरह पे जो है ना जो जालियाँ आती हैं वो लगाओ, अपने ऊपर जो भी मस्किटो रिपेलेंट्स आप लगा सकते हो, क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह वो लगा लो, है ना, मस्किटो रिपेलेंट डिवाइसेस आती हैं वो लगा लो। और हम बोलते हैं कि सोते टाइम जो है मस्किटो नेट, जो मच्छरदानी जिसको हम बोलते हैं बेड के ऊपर, वो लगा लो ताकि मच्छर कहीं से ना काटें। शाम के टाइम पे हम बोलते हैं कि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो शाम के टाइम पे कोशिश करें कि घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ही ना घुस पाएँ। बारिश के टाइम पे बोलते हैं कि डेंगू का लार्वा और मलेरिया का जो लार्वा होता है, मतलब मस्किटो का लार्वा, वो बहुत जल्दी जो है ना ग्रो करता है ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में। तो बारिश के टाइम पे बोलते हैं कि बिल्कुल भी अपने घर के आसपास जो है ना रुका हुआ पानी बिल्कुल मत रहने दो। ट्यूब टायर में जो पानी जमा हुआ है, इनफैक्ट
क्योंकि बारिश के पहले गर्मियों का मौसम होता है तो सबके घरों में कूलर निकले रहते हैं ना, तो कूलर का पानी बोला जाता है कि जैसी बारिश का मौसम आए तो कूलर का पानी जो है ना डिस्कार्ड करो, उसको खाली करो, उसको प्रॉपर्ली सुखाओ, क्योंकि जहाँ पानी मेला ठहरा हुआ तुरंत हम बोलते हैं कि मच्छरों के जो लार्वे होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो दिस happens as follows: the disease common cold is caused by a virus, a person suffering from a common cold is affected by common cold virus। जो जुकाम होता है वो वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, when the person suffering from common cold, अच्छी वाला स्टेटमेंट अपन पढ़ चुके हैं ना शायद, चलो इसको अपन स्किप कर देते हैं। We should make sure that only disposable syringes and needles are used for giving us injection। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा डिस्पोजेबल इंजेक्शन और सिरिंज ही आप लोगे, हमेशा पैकेट को जो है ना नर्स आपके सामने फाड़े तभी वो इंजेक्शन यूज करवाना। ठीक है, वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड नॉट यूज हिज टॉवल, क्लोथ्स और बेड। द टॉवल, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी used by an infected person should be washed and cleaned separately with soap and hot water। इन्फेक्टेड पर्सन ने जिस बर्तन में जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं उसको अलग से धोना चाहिए, ये नहीं कि सबके बर्तनों के साथ या सबके कपड़ों के साथ उसके कपड़े धुल रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सम ऑफ द डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम। इसी चैप्टर में हमने अपने प्रीवियस सेशन में बात करी है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन से भी जो है बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोका जा सकता है। तो अगर वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीनेशन करवा लो, नहीं तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स अभी हमने डिस्कस करे हैं वो फॉलो करो, ताकि इस तरीके से जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं वो आप बोल सकते हो कि आपको इन्फेक्ट ना करें, है ना, क्योंकि बचाव अगर पॉसिबल है तो क्यों ना हम बचाव ही कर लें अपना। इससे बेहतर है कि हम इन्फेक्शन हो, डॉक्टर के पास जाना पड़े, बीमारी हो, इससे बेहतर है कि हम अपने आप को इन इन्फेक्शन से बचा के रखें। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने बात करी थी कि कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं और उनसे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ हाउस फ्लाइज की और मस्कीटोज़ की, कि कैसे वो इन्फेक्शंस जो है ना हम तक लेकर के आते हैं, कैसे इन्फेक्शंस को बढ़ाते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।